हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे पहली बार मेरी वीडियो पे आए और वीडियो देख के सोचा है ऐसे कैसे बोल दिया सर ने। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार वीडियो नहीं बना रहा, मैं हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ। पिछले साल जाना, ठीक है, पिछले साल वाली वीडियो पे जाना, कमेंट बॉक्स देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सेम आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि मैं हर बच्चे को बोलता हूँ। और आपको भी बोलूंगा, जैसे एग्जाम हो जाए ना आपका, वैसे क्वेश्चन पेपर लेकर बैठना और हर एक क्वेश्चन मैच करवाना कि हाँ सर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। समझ रहे हो? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सेम वीडियो मैं आपकी हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए, जियो के लिए भी बनाऊंगा। अगर मैं 15-20 क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर करवा रहा हूँ ना, तो छोड़ने की गलती मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वीडियो से करना। क्योंकि पता है बच्चे, पता है क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये वाली पीडीएफ है, सब कुछ तो इसी के अंदर से आना है, तो वो क्या करते हैं, सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं और पीडीएफ को लर्न करना शुरू कर देते हैं। गलत तरीका है, मैं बताता हूँ क्यों। एक बार है ना, एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, क्या ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स का, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आया, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा देखो ये वाला क्वेश्चन मिल गया, ये वाला क्वेश्चन। कह रहे सर ये सेम थोड़ी ना है। मैं उनको कैसे बताऊं, दोनों सेम बात है। व्हाई डू वी नीड, अब पता है दिक्कत क्या है, बच्चों ने इसको वीडियो से करा नहीं। अगर मेरी मेरी बात सुनी होती, मैंने वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताया था कि ये क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकता है ना, या रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम बात थी। बट बच्चे जो है वो कह रहे हैं सर सेम थोड़ी ना था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वीडियो अगर आपने वीडियो देख रखी है ना, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक बार भी अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है ना, अब बिना रट्टा लगाए भी आंसर लिख कर आ सकते हो। तो इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। बाकी पीडीएफ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, लर्न कर लेना। ठीक है, चलो जी शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और बात, चैप्टर नंबर 1 जो है मैक्सिमम बच्चों का कट चुका है। अगर आपका आ रहा है तो मेरे को बता देना, पालमपुर वाला चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चों के नहीं आ रहे, तो मैक्सिमम 99% बच्चों के नहीं आ रहे, कुछ प्राइवेट स्कूल में इक्का दुक्का करवा देते हैं, तो बाकियों के नहीं आ रहे, इसलिए मैंने वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं करा। अगर आपका आ रहा है तो बता देना मेरे को। चलो जी शुरू करते हैं। व्हाट डू मीन बाय पीपल एज सोर्स। तो एक कंट्री के अंदर जो काम करने वाली पॉपुलेशन होती है, जो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल, प्रोडक्टिविटी और एबिलिटी के का यूज़ करके देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, उन्हीं को हम रिसोर्स कहते हैं, उन्हीं को हम पीपल एज सोर्स कहते हैं। और साथ में उनको हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, काम करने वाली पॉपुलेशन को कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, या रोल ऑफ एडुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और व्हाई एडुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट इन दी एडुकेशन। सिंपल, देखो ध्यान से सुनो। अगर आपको किसी पर्सन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो आपको है ना उसकी एडुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेल्थ एडुकेशन वाले पे आ जाते हैं कि एडुकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसमें ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन दे रखी है। क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, ये व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल ना, तो ह्यूमन कैपिटल की मैंने डेफिनेशन लिखी है। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, तो भी आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ह्यूमन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है, वही क्या करता है, अपनी एबिलिटी के बेस पे किसी भी रॉ मटेरियल को, अपनी एडुकेशन, एबिलिटी, स्किल के बेस पे रॉ मटेरियल को क्या करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जिससे कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इन्फ्लुएंस होती है और वो ज़्यादा पैसे भी कमा पाता है। इसलिए हम उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स अगर आप किसी को बनाना चाहते हो, तो मैंने क्या बताया था, एक तो एडुकेशन पे ध्यान दो, एक हेल्थ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले तो एडुकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एडुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप लर्न करते हो, तो इसी को हम एडुकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पर्सन की ग्रोथ के लिए। और एक जो एडुकेटेड सोसाइटी होती है, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट कर पाती है कम पढ़ी लिखी सोसाइटी से। दूसरी बात है कि जब कोई बंदा एडुकेटेड हो जाता है, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा बढ़िया डिसीजन ले पाता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाता है, कंट्री की जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है। और इसी की वजह वजह से हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन, ये बहुत सारे जो है वो अलग अलग स्कीम चलाई है, ताकि लोगों की एडुकेशन जो है वो इम्प्रूव करी जा सके। यस और नो। आप ये भी लिख सकते हो कि एक जो एडुकेटेड सोसाइटी होती है, एक एडुकेटेड पर्सन होता है, वो बढ़िया डिसीजन ले पाता है। ठीक है, चलो जी, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या बढ़िया सरकार चुन पाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है कि रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल, हेल्थ का क्या रोल है। अभी ऊपर हमने एडुकेशन का देखा, नीचे अभी हम हेल्थ का देखेंगे। तो बताना है आपको कि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थी पर्सन जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाता है, कम छुट्टियाँ लेता है वो। ठीक है, और जो एक पढ़ा लिखा जो एक हेल्थी पर्सन होता है ना, वो लाइबिलिटी होता है।
एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और एक कंट्री के लिए, बट एक हेल्दी पर्सन जो होता है ना, वो लायबिलिटी नहीं होता, वो उस कंपनी को आगे लेकर जाता है, ठीक है? और इसी वजह से जो हेल्थ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और एक पर्सन की ग्रोथ के लिए भी। येस और नो? क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंस बिटवीन द डिस्गाइज्ड एंड सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन, ये एक ऐसा फिनोमेनन है, जब एक पर्सन काम तो करना चाहता है ना? व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड एनी, यानी जब उसे काम नहीं, वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता, तो उसको कहते हैं हम क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से सुनना, दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ लो। साल के कुछ महीने जब किसी पर्सन को काम नहीं मिल पाता, तो उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एक आइसक्रीम वाले भैया, गर्मी में तो अंधा पैसा छापते हैं आइसक्रीम वाले भैया, पर सर्दियों में भैया को दिक्कत होगी। तो ये क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसको कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब किसी काम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं ना, तो वो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। जैसे मान लो एक खेत है, खेत में 10 बंदे काम कर रहे हैं, 100 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट मज़े की बात है, अगर मैं 5 बंदे हटा दूँ और 5 ही रहें, तब भी 100 किलो कर रहे हैं। तो यानी जो बीच के 5 लोग थे ना, वो एक्स्ट्रा थे। वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी वो काम तो कर रहे थे, बट उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है जी? तो इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। येस और नो? तो पहले तो ये लिखा है, जब कुछ सम ड्यूरेशन जो है साल के, किसी पर्सन को काम नहीं मिल पाता, दैट इज़ सीज़नल एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब बेसिकली ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। यानी देखो सिंपल बताओ, जो बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो खेतों पे वो जो 5 बंदे एक्स्ट्रा लगे हुए थे, उनके काम करने का कोई फ़ायदा हो रहा था? नहीं हो रहा था ना, तो यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। और यहाँ पर ज़ीरो नहीं होती, ठीक है जी? यहाँ पर नॉट ज़ीरो। दूसरी बात है, ज़्यादातर हमें सीज़नल एम्प्लॉयमेंट जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है ना, उसी में, जैसे आइसक्रीम हो गई, है ना? खेतों में भी देखने के लिए मिलती है, बट ये हमें रूरल में भी देखने के लिए मिलती है और खासकर एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलती है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, सीज़नल जो है वो अर्बन एरिया में भी देखने के लिए मिलती है, ऑल्दो में, मैक्सिमम अर्बन एरिया में। शहरों में ज़्यादातर हमें सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, और हमें गाँव के अंदर क्या, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है? और यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पर आ जाओ, सीज़नल एम्प्लॉयमेंट में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, है ना? 6 महीने काम मिल रहा है, गर्मियों में काम नहीं मिलेगा, आइसक्रीम वाले भैया सर्दियों में काम नहीं मिलेगा, तो ये जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। बट यहाँ पर होती है जॉब सिक्योरिटी। जब तक मैं, अगर वो 5 बंदों को एक्स्ट्रा को आइडेंटिफ़ाई करके नहीं निकालता, तब तक तो वो लगे रहते हैं ना, तो यानी यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, इससे ज़्यादा होती है। ठीक है? सीज़नल से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बड़ा सिंपल है। जब आप कोई काम मॉनेटरी गेन, पैसे कमाने के लिए करते हो, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जब कोई काम आप पैसे कमाने के लिए नहीं, सैटिस्फैक्शन कमाने के लिए करते हो, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मान लो आपके घर पे आपकी मदर ने खाना बनाया है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक? नहीं ना, उनको पैसे तो नहीं मिल रहे उस काम के लिए। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उनको एक सैटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, मेरे बच्चे भूखे थे, उन्होंने खाना बनाया फिर, है ना? तो ये है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 टाइप की होती है, सुन लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला अभी नीचे आएगा ये क्वेश्चन ऑल्दो, बट मैं पहले ही समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली नेचर से कोई चीज़ लेकर उसका यूज़ करते हो, तो उसको प्राइमरी कहते हैं। जैसे दूध, है ना? दूध आप कहाँ से मिलता है? दूध तो गाय से मिलता है, तो गाय आपने तो नहीं बनाई, तो ये क्या है, नेचर से चीज़ें ले रहे हो। खेती, खेती में आप किसका यूज़ कर रहे हो? ज़मीन का। ज़मीन किसने बनाई है? भगवान ने बनाई, आपने नहीं बनाई। तो जब आप नेचर का डायरेक्टली यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, उसका यूज़ करते हो, तो उसको कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड काम आप करते हो ना, वो सारा का सारा आपका सेकेंडरी में आता है। टर्जरी में क्या होता है? टर्जरी में जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी एक तरह की सर्विस है ना? क्योंकि बेसिकली सर्विस सेक्टर आपको समझ आ गया ना, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना? टीचिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे के सारे, ओके? ये सर्विस होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लॉयर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी। जो एक्टिविटी मार्केट में, जो भी प्रोडक्शन आप मार्केट में बेचने के लिए करते हो ना, उसको कहते हैं मार्केट एक्टिविटी। जो एक्टिविटी आप मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते, खुद के कंजम्पशन के लिए करते हो, उसको कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। डिफरेंस मैं देखो, सुनो। एक खेत है, मैंने उस पे 100 किलो अनाज उगाया, और 100 का 100 किलो जो है वो मार्केट में जाकर बेच दिया, तो ये है मार्केट एक्टिविटी। और अगर मान लो मैंने खेत पे 10 किलो अनाज उगाया, बट वो 10 किलो अनाज मैंने कहीं बेचा नहीं, खुद के खाने के लिए यूज़ किया, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है? तो इसमें आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आप बेच रहे हो, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि आप नहीं बेच रहे। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जापान के अंदर स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, यानी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जो है जापान के अंदर बहुत कम है, फिर भी वो एक डेवलप और रिच कंट्री है। कैसे? तो आपको बताना है कि जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, बट फिर भी वो एक डेवलप कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जापान है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है,
अपने लोगों की एडुकेशन पे और अपने लोगों की हेल्थ पर ध्यान दे रही है, यानी वो क्या कर रही है, अपने लोगों को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, ह्यूमन कैपिटल बना रही है, और इसी वजह से वो एक डेवलप नेशन है। ठीक है? तो रिसोर्सेज़, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है? चलो, बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो नीचे आ जाते हैं। अब मैंने ये वाली बात भी ऊपर हम कर चुके हैं। देखो, हमने द रोल ऑफ एजुकेशन में देखा था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा क्रिएट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों की एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। येस और नो? देना पड़ेगा ना? तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक वो चलाया था, कार्यक्रम चलाया था, आप कह सकते हो, है ना? एक अभियान चलाया था, ठीक है? एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। कब चलाया गया था? 2001 में। किसने चलाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस टाइम के पीएम थे हमारे, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि इस स्कीम के अंदर बोला गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू तक नहीं छुड़वाऊँगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है? तो 86 अमेंडमेंट याद रखना, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लेकर आई थी। नेक्स्ट है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट सेम ही बात है। जब एक पर्सन को जॉब तो मिलती है बट उसकी एजुकेशनल लेवल से कम की जॉब मिलती है, तो उसको कहते हैं हम क्या? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसने पीएचडी कर रखी है, उसको काम मिल रहा है 12th पास का। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसने इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, पीएचडी, बट उसे काम मिल रहा है 12th बेस का। तो ये एक दिक्कत है ना, तो इसको कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या ये इम्पैक्ट करती है कहीं न कहीं कंट्री को? द आंसर इज़ येस। मैन पावर का वेस्टेज होता है, जो लोग आपके लिए एसेट बन सकते थे, अब वो लायबिलिटी बन गए, बोझ बन गए। जो हमारे यूथ है उनमें होपलेसनेस है ना, बिल्कुल डिज़ायर, मतलब होपलेसनेस और डिस्पेयर, यानी एक निराशा जो है वो आ जाती है, और कहीं न कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब ज़्यादा बढ़ती है ना, तो ये कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। कंट्री का ओवरलोड बढ़ता है, कंट्री जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द वुमेन एम्प्लॉयमेंट द लो पेड वर्क एंड व्हाई वुमेन्स हाउसहोल्ड वर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, ठीक है? इसमें बेसिकली यहाँ पर मेन आंसर है। ये जो है ये मत लिखना, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें मैंने थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि गलत, मतलब एक देखो, चलो, अगर ज़्यादातर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ना वुमेन लो पेड वर्क में ही क्यों काम करती है, तो आप ये बोलना कि जो वुमेन है उनको एजुकेशन वगैरह जो है वो कम दी जाती है, और इनकी वजह से उनको लो पेड वर्क में ही रहना पड़ता है। बट अगर वो पढ़ लिख लेती है कुछ वुमेन, फिर भी अगर वो मेन के मुकाबले सेम काम करती है, तब भी उनको कम पैसे ही दिए जाते हैं, तो ये भी लिखना आप। दूसरी बात, जो वुमेन घर पे काम करती है, क्या उनका जो काम है वो जीडीपी में इंक्लूड होता है? तो आपको लिखना है नहीं, उनका काम जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्यों इंक्लूड नहीं होता? क्योंकि जो वुमेन होती है, जो वो घर में काम करती है, जैसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, या घर को पूरा का पूरा संभालना, तो इसको ना फाइनेंशियली जो है वो मॉनेटरी वैल्यू में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो प्राइसलेस है। आपके घर पे आपकी मदर ने जो आपके लिए खाना बनाया, आपको आप पैसे में नहीं तोल सकते, वो प्राइसलेस है। आपकी मदर ने भी वो पैसे के लिए नहीं किया, वो एक तरह से एक, क्या कह सकते हो आप, प्यार है वो आपकी मदर का। तो इस वजह से आप उसको पैसे में नहीं तोल सकते, तो इसी वजह से उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी एंड कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले क्या इसमें ये लिखा, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जब लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी होने के पीछे, इंडिया के अंदर पॉवर्टी होने के क्या कारण है? लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में सीधा टिकता है आपके एग्जाम में। पहला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रही, तो क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो रिसोर्सेज वगैरह कम है, तो उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, फूड नहीं खरीद पा रहे, और इसी की वजह से पॉवर्टी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही तो पैसे नहीं आ रहे, और वो गरीब रह जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, कुछ लोगों के पास कम रिसोर्स है, और इसकी वजह से भी जिन लोगों के पास कम रिसोर्स है वो गरीब रह जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, मतलब ये जो आप कह सकते हो फैमिली सिस्टम होता है ना? और आप, जैसे मैं आपको एग्जाम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी वजह से भी गरीबी रह जाए। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसने अपने बच्चे की शादी करवाई, अब बच्चे की शादी करवाने के लिए उसने, बंदे ने इतना लोन लिया कि बच्चे की तो शादी हो गई, बट अब वो लोन के कर्ज के पीछे दबता चला गया और वो गरीब रह गया, है ना? तो ये भी एक कारण है गरीबी का। और नेक्स्ट है लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ब्रिटिश में जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया पे, तो उस टाइम लो बेसिकली हमारा ग्रोथ था, और उस टाइम में ब्रिटिश ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया, हमारे जो भी बिजनेस चल रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई,
और इसी की वजह से जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रह गई। ठीक है? चलो जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है कि गरीबी खत्म करने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम या गरीबी आप कैसे खत्म कर सकते हो? तो ये देखो बहुत सारी स्कीम के नाम लिखे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा बट पहले आ जाते हैं। देखो, अगर आप गरीबी खत्म करना चाहते हो ना तो पहला तरीका है कि इकोनॉमी ग्रोथ करो। इकोनॉमी ग्रोथ करोगे, डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री लगेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब लगेगी तो पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे तो वो गरीबी से निकल पाएँगे। तो पहला तरीका तो ये है इकोनॉमी ग्रोथ करो। दूसरा है कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना 1993 में 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कि सन याद रखना इनके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये पूछा गया था 2002 में, 2000 में सॉरी, अंत्योदय अन्न योजना ये भी 2000 में। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, सितंबर 2005 में। इसमें बोला गया था कि है ना, कोई भी बंदा जो इसमें अप्लाई करेगा ना, उसको मैनुअल काम दिया जाएगा और 100 दिन तक काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन तक काम गवर्नमेंट नहीं दे पाती तो उसको उसके अगर वो काम नहीं भी मिल पाता उसे, तब भी उसको उसको पैसे देगी सरकार। और इसके लिए जो वन थर्ड जो होती है ना इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए वो सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी, यानी अगर 60 लोग अप्लाई कर रहे हैं ना तो 20 तो वुमेन्स में होनी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इस प्लान को चलाने के लिए, स्कीम को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने फंड बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एक फंड बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना फंड बनाया है, ताकि स्कीम को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, वही इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये देखो, मैंने बोला था ना प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये बस याद रखना 1993 में आया था। और इसमें जो छोटे छोटे टाउन है वहाँ के लोगों को सेल्फ अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो छोटा छोटा बिजनेस जो है वो अपना शुरू कर पाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, कि पॉवर्टी लाइन क्या है। पहले तो मैं बता दूं, पॉवर्टी लाइन जो है ना वो एक अनइमेजिनरी लाइन है, कोई रियल लाइन नहीं है। और इसमें बेसिकली ये पॉवर्टी लाइन हमें ये बताती है कि कंट्री के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पुअर नहीं हैं। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे और उनके कंजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है सर, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कितनी है, मैं आपको बता दूं। पहले तो हम बात करते हैं किसके बेसिस पर, उसके बेसिस पर, कैलोरी के बेसिस पर, यानी किसके, कंजम्पशन के बेसिस पर। अगर एक बंदा एक दिन के अंदर 2400 कैलोरी, गांव के अंदर 2400 कैलोरी या उससे ज़्यादा खा रहा है ना, तो वो क्या है, पुअर नहीं है। इससे कम खा रहा है, पुअर है। शहरों के अंदर है 2100 रुपये, 2100 कैलोरी, सॉरी 2100 रुपये नहीं है, 2100 कैलोरी है, याद रखना। यानी अगर कोई पर्सन 2100 कैलोरी से ज़्यादा खा रहा है एक दिन में गांव शहर के अंदर, तो वो पुअर नहीं है। 2100 कैलोरी से कम खा रहा है तो वो पुअर है। इनकम के बेसिस पर 816 रुपये, यानी एक महीने में एक बंदा अगर 816 रुपये कमा रहा है तो, या उससे ज़्यादा कमा रहा है गांव के अंदर, तो वो पुअर नहीं है। और अगर 1000 रुपये कमा रहा है शहर में तो वो पुअर नहीं है, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो पुअर नहीं, कम कमा रहा है तो वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये जो पॉवर्टी लाइन है ये निकालता कौन है? ये है ना इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। ठीक है, और जब वो निकालता है ना तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइस वो है वो देखता है। ये देखो, कैलकुलेटेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लाइट के, फ्यूल के, फुटवेयर के, क्लोथिंग के, है ना, मेडिसिन के, एडुकेशन के, सबके प्राइस को ध्यान में रख के ही हमारी जो है वो निकाली जाती है, क्या, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडियन पॉवर्टी ट्रेंड बताना है और ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड बताना है। पहले तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है। खासकर चाइना के अंदर बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी। इंडिया के अंदर भी डिक्लाइन हुई है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब में भी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, बट उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से चाइना के अंदर हुई है। ठीक है, और एक बात और, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पता है क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि एक दिन में कोई पर्सन अगर $1.9 या उससे ज़्यादा कमाता है तो वो पुअर नहीं है। तो इंडियन पॉवर्टी लाइन अलग है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन अलग है, तो याद रखना। ठीक है, ये जो डेटा है वो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सुनना मेरी बात। सोशल एक्सक्लूजन मतलब कैसे ये दोनों चीज़ें किसी पर्सन को पॉवर्टी की तरफ लेकर जाती है। पहले तो हम आ जाते हैं सोशल एक्सक्लूजन पे। जब कोई फैसिलिटी ऐसी होती है जो कुछ लोगों को लेने दी जाती है और कुछ लोगों को नहीं लेने दी जाती, उसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सर इसका क्या मतलब है? पुराने टाइम में आपको पता है कास्ट को लेकर बड़ा भेदभाव होता था, और इसकी वजह से कुछ लोगों को काम नहीं दिया जाता था कि जो तो इस कास्ट के, इनको ये काम नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो गए, वो गरीब रह गए, फिर उनकी आने वाली जनरेशन भी गरीब रह गई, पढ़ लिख नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है? सोशल एक्सक्लूजन अगर किसी के साथ होता है, भेदभाव होता है उसके साथ, है ना, सोसाइटी के बेस पर, तो वो कहीं न कहीं गरीब रहेगा ही रहेगा।
दूसरी बात है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस। इंग्लिश के अंदर है ना, जो वल्नरेबिलिटी है उसका अगर सिनोनिम चेक करोगे आप, तो वीकनेस ही मिलेगा। यानी मान लो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कौन कौन वल्नरेबल है, पहले तो अगर मैं सोशल कैटेगरी की बात करूँ तो एक्स सी एक्स टी और जो बैकवर्ड लोग हैं वो है हमारे वल्नरेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन होता था। और खास जैसे कि मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो 4 घर हैं, एक जो है एक विडो विडो वुमन का है, एक जो है ओल्ड मैन का है, एक जो है वो बॉय का है, 7-8 साल का लड़का है ये, और एक जो है यंग मैन का है जिसकी एज 25 टू 26 है। चारों के घर में बाढ़ आ जाती है, कौन जो है अपना घर दोबारा बना लेगा? ये बनाएगा ना 25-26 साल वाला लड़का। तो यानी बाकी लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है? तो ओल्ड एज हो गए या विमेंस विडो वुमेन्स हो गई, या हमारे जो बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वो भी जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है। पहले तो सुन लो ये फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। देखो, अगर किसी कंट्री के अंदर फूड सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, याद रखना एग्जाम में ना अगर ये भी पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, तब भी यही लिखना है। अगर सब लोगों के लिए फूड अवेलेबल हो, और अवेलेबल फूड एक्सेसिबल भी हो, और एक्सेसिबल फूड लोगों अफोर्ड भी कर पाए, अफोर्डेबल भी हो, यानी सब लोगों के लिए खाना भी हो और एक्सेसिबल भी उनकी पहुंच में भी हो, और साथ में वो सारे के सारे लोग जो भी जिनके लिए भी खाना एक्सेसिबल है वो अफोर्ड भी कर पाए, खरीद भी पाए फूड को, तो हम कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी है। ठीक है? और जो फूड सिक्योरिटी है यही देखो, अवेलेबिलिटी, फूड, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तीनों बात वही लिखी हुई है। ठीक है? अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हंगर। ये ऑल दो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार आया हुआ है तो इसलिए क्यों प्रॉब्लम लेनी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हंगर क्या होता है। द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट बाय लैक ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो आप कह सकते हो जो एक डिससेटिस्फेक्शन फील होता है, उसी को कहते हैं हम क्या? हंगर। हंगर दो टाइप की होती है, एक तो क्रॉनिक हंगर, एक सीजनल हंगर। सीजनल हंगर आपको बताया साल में कुछ टाइम जब किसी बंदे को काम नहीं मिल पाता तो वो खाना नहीं खरीद पाता, तो उसे सीजनल हंगर कहते हैं। क्रॉनिक हंगर क्या होता है? अब बंदे, क्रॉनिक हंगर ऐसा होता है जो मतलब परसिस्टेंट रहती है। इसका मतलब है मान लो कोई बंदा है जो कमाता है पूरे साल, उसको काम मिल रहा है, बट उसको काम मिल रहा है 100 रुपये का, बट उसका फूड आ रहा है 120 रुपये का, तो उसे कम में गुजारा करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक हंगर, बड़े लंबे समय तक। क्लियर हो गया? चलो जी इस क्वेश्चन पे आऊँगा, बट पहले मैं आपको ये बफर स्टॉक वगैरह बता देता हूँ, पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आपने मेरी बात समझ ली तो आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट है ना फार्मर को बोलती है कि आप अपना जो भी अनाज है, खासकर क्या, व्हीट एंड राइस हमको ही बेचना, और अगर आप हमको बेचोगे तो हम आपको कुछ पैसे देंगे, और उस पैसों को कहा जाता है एमएसपी। ठीक है? और सरकार पहले ही बता देती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इसको कहा जाता है एमएसपी। पर किलोग्राम के हिसाब से बताती है, बट इतना मत सोचो आप, एमएसपी देती है। और उसके बाद उस गवर्नमेंट उस फूड का क्या करती है? गवर्नमेंट है ना उस फूड को डायरेक्टली भेजती है एक बिल्डिंग में, जिसको कहते हैं हम एफसीआई की बिल्डिंग, या इसको कहते हैं बफर स्टॉक। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट इतना सारा फूड इकट्ठा क्यों कर रही है बफर स्टॉक में? तो इसके दो रीज़न है। पहली बात तो कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो फूड की अवेलेबिलिटी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको पता है ना अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ये है। और दूसरी बात है कि ना इस ये जो फूड इकट्ठा है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, इस फूड को गरीब लोगों को सस्ते दामों पर बेचती है, तो फूड अफोर्डेबल भी बनाती है सबके लिए, तो इसलिए भी बफर स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो बफर स्टॉक में फूड है ना वो भेजती है राशन की दुकानों पर। अरे ये अपनी परचून वाली दुकानें नहीं, राशन की शॉप अलग से होती है, इनको कहते हैं फेयर प्राइस शॉप। क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप। और ये जो फेयर प्राइस शॉप होती है ना, ये गवर्नमेंट, अभी अभी मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट चलाती है, और इसमें गवर्नमेंट बहुत सस्ते दामों पर देती है, और जितने प्राइस पे वो नॉर्मल लोगों को फूड देता है ना, उसको कहते हैं हम क्या? इशू प्राइस। गवर्नमेंट जितने प्राइस पे खरीदती है फार्मर से उसको कहते हैं एमएसपी, जितने प्राइस पर जो फेयर प्राइस शॉप है वो लोगों को देती है उसको कहते हैं इशू प्राइस। ये चार डेफिनेशन यही लिखी हुई है। ठीक है? बफर स्टॉक हो गया, सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इशू प्राइस। एक सब्सिडी भी सुन लो, सब्सिडी क्या होता है? वैसे आता नहीं है सब्सिडी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ये फेयर प्राइस शॉप तो आपको समझ आ गया ना। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, जिस शॉप से गरीब लोगों को कम दामों पर फूड प्रोवाइड करती है, उसी को कहते हैं हम क्या? फेयर प्राइस शॉप। इसमें ना एक सब्सिडी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको छोड़ देना, सब्सिडी की डेफिनेशन को छोड़ देना। ठीक है? ये आपके काम की नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम, बस ख़त्म ही हो गया हमारा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले तो दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि जो पूरे सिस्टम है ना, इसको कहते हैं क्या? हम कहते हैं इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्या फ़ायदे होते हैं? ऑब्वियस ही बात है, लोगों को फूड वगैरह मिल पाता है, सस्ते दामों पर मिल पाता है, कोई फेमाइन वगैरह आ पाती है, फार्मर का भी फ़ायदा होता है, उनको एमएसपी मिल पाता है, और साथ में जो फूड के प्राइसेस है वो स्टेबल बने रहते हैं।
सर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जी बहुत बार क्या होता है कि जितनी ये बफर स्टॉक की लिमिट है ना, इस बिल्डिंग की, एफसीआई की बिल्डिंग की जितनी लिमिट, उससे ज़्यादा फूड जो है वो डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फूड ख़राब हो जाता है। दूसरी बात है उनके मेंटेनेंस में भी पैसे वगैरह लगते हैं, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा होती है। तीसरी बात है कि बहुत बार क्या होता है, जो फेयर प्राइस शॉप वाला है, यानी दुकानदार, वो जो बेचता है ना, जो राशन की दुकानों पे बैठता है, वो क्या करता है, अच्छी क्वालिटी का फूड अपने पास रख लेता है, ख़राब क्वालिटी का दे देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बात है कि अब देखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है फार्मर को कि आप अगर वीट और राइस उगाओगे तो हम खरीदेंगे, तो इसकी वजह से जो फार्मर है वो वीट और राइस ही उगा रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, उसका प्रोडक्शन धीरे कम 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 होता जा रहा है। और लास्ट है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे की तरफ जाता जा रहा है। सर एक ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, देखो पहले बता दूं, गेहूं और चावल को बहुत ज़्यादा पानी लगता है अगर आप उगाना चाहते हो, तो पानी जो फार्मर है कहाँ से ला रहा है, ज़मीन के अंदर से, वो ग्राउंड वाटर लेवल ही तो ला रहा है, वो बोरिंग का पानी वगैरह नीचे से ही तो निकाल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो और नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, चलो जी, पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछना, 25-30 फीट नीचे खोदते थे ना, पानी निकल जाता था, आज 125 भी खोदते हैं ना, तब भी पानी नहीं निकलता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर रह जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव के अंदर, शहर के अंदर, कुछ सोशल ग्रुप है, जेंडर के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, है ना, माइग्रेट, जैसे अगर मैं रीजन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योर है, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर ज़्यादा डिज़ास्टर आते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, जैसे असम के अंदर बहुत आते हैं, केरला के अंदर भी आते हैं, तो वहाँ भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। माइग्रेंट भी वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं काम की तलाश में। अब मान लो किसी जगह पर वो नए नए गए हैं, तो जब तक उनको काम नहीं मिल पाता तब तक तो फूड की प्रॉब्लम आती है ना, तो तब भी वो फूड इनसिक्योर आ जाते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट वेमेन जो होती है, नरिशिंग मदर जिनका भी अभी बेबी बॉर्न हुआ, उनको भी ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना, और 5 साल से कम का बच्चा, तो ये भी फूड इनसिक्योर रह जाते हैं कभी कभार। ठीक है, और सोशल ग्रुप में तो मैंने आपको बता दिया, SC ST OBC इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था, फूड मतलब काम ही नहीं मिलता था, तो फिर फूड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और ख़ासकर इनके पास ज़मीन बहुत कम है इसी वजह से, और ज़मीन जो भी है, पहली बात तो ज़मीन ही नहीं होती, होती है तो कम होती है, कम, और जो होती है उसमें और भी कम लो प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग देखें ना, तो जैसे लैंडलेस पीपल हो गए, ट्रेडिशनल आर्टिसन हो गए, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, है ना, रूरल एरिया में ये लोग जो होते हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। अर्बन एरिया में जैसे कैजुअल लेबर, बैगर, सीजनल वर्कर, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, अर्बन एरिया में जो फूड इनसिक्योर पीपल है वो है हमारे। ये चारों डेफिनेशन मैंने क्लियर करवा दी। एक बार ये बता देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले तो सुन लो, 1960s में शुरू हुआ था, 1960s में, ठीक है, ये एक ही बात है ना ये। चलो पहले ये बता देता हूँ सर, ये 1968 क्यों लिखा है, ये बेसिकली सक्सेसफुल हुआ था, तो इसके लिए जो इंदिरा गांधी थी उसने स्टैंप निकाला था, ये हमारे वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वीट रेवोल्यूशन करके एक स्टैंप निकाला था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट हुआ था, इसमें ना दो, वीट और राइस के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था। इसमें हमने बढ़िया क्वालिटी के सीड्स का यूज़ किया था, है ना, और बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए, और इससे जो है बफर स्टॉक जो है और अच्छा हुआ था हमारा। ठीक है, बट पूरे इंडिया को ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया को फ़ायदा हो पाया, बट बहुत सारे एरिया को फ़ायदा हो पाया इस सिस्टम का। ठीक है, चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ पहले मैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर गरीबी है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर गरीबी, पोवर्टी जो है वो कम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटर स्टेट पोवर्टी। पंजाब और हरियाणा के अंदर पोवर्टी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। केरला के अंदर पोवर्टी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर, केरला के अंदर मैं आपको बता दूँ 93% से ज़्यादा जो है वहाँ पर उनका लिटरेसी रेट है, तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो इनको काम मिल जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म अच्छे तरीके से चलाया गया था, गरीब गरीब लोगों को लैंड दिया गया था, तो इसकी वजह से वहाँ गरीबी थोड़ी सी कम है। आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वहाँ पर गरीबी कम है। यस सर नो, ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया। बाकी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेन पॉइंट स्टडी का, यहीं पर जो है वो आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे। यस सर नो, क्लियर हो गए, और लिंक वगैरह मिल जाएगा नोट्स का आपको। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एक क्वेश्चन है ना बीच में रह गया था, वो भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो क्वेश्चन रोल ऑफ कोऑपरेटिव वाला था, ये राजी कोऑपरेटिव। अब सर कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव क्या होती है, ये कोऑपरेटिव ऐसी कंपनी होती है जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, पैसे कमाना नहीं होता है। जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, दिल्ली में मदर डेयरी हो गया, गुजरात में अमूल हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर एक NGO है जिसका नाम है अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इन्होंने भी क्या करा है, फूड को
सस्ते दामों पर लोगों को प्रोवाइड वगैरह करते हैं। यस और नो, यही बात वगैरह लिखी हुई है। आई होप ये पूरे का पूरा समझ आ गया आपको। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। बाकी जो भी है हमारी बुक्स है ना, जैसे हमारी हिस्ट्री हो गई, जियो हो गई, सिविक्स हो गई, उनकी भी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।